नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक। एक मिनट रुकिए। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा शाम का 7 बजे का सेशन शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग मुख शोथ और पाद शोथ, ये जो विषय है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। और जो स्वेलिंग आता है फेस पे, और एक मिनट मुझे लिंक देने दीजिए ग्रुप में, क्योंकि लिंक आज गया नहीं है। एक मिनट रुकिए, फिर हम लोग डिस्कस करें ताकि सब लोग भी ज्वाइन कर पाए। एक मिनट बस। एक मिनट मुझे ढूंढना पड़ रहा है ऊपर नीचे। अर्षिया मैम, आपके पास लिंक है तो दीजिए, तो मैं ट्राई करता हूँ। ओके सर। अच्छा, आपने दे दिया, ठीक है। एक मिनट बस। हाँ, मैंने दे दिया लिंक ग्रुप में। तो मुख शोथ और पाद शोथ, ये टॉपिक पे हमें पढ़ाई करना है। एक मिनट, सब लोग ज्वाइन कर लें। शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अभी इधर बात करना शुरू कर देते हैं। तो मुख शोथ और पाद शोथ, पैरों में जो स्वेलिंग रहता है या फेस पे जो स्वेलिंग रहता है, ये बीमारी लेके हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि वह कफज व्याधि है क्या, या रक्त धातु से संबंधित कोई व्याधि है क्या, यह देखना चाहिए। अवस्था इसकी जो शोथ की रहती है, मुख शोथ पाद शोथ, तो इसमें ज्यादातर सामावस्था रहती है या निरामावस्था रहती है। इसमें क्या क्या और बीमारी स्वेलिंग होती है या पैर में, तो या तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, मूत्र विकार हो सकता है, कफ विकार हो सकता है, पांडु रोग हो सकता है। एनीमिक कंडीशन में भी फेस में स्वेलिंग आती है, पैरों में स्वेलिंग आती है। हृदरोग हो सकता है, हार्ट के डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, या डायबिटीज हो सकता है। तो इसके वजह से मुख शोथ पाद शोथ ऐसे होता है। आज हमारा सब्जेक्ट यही है कि मुख शोथ और पाद शोथ को किस तरह से डायग्नोज करना है और किस तरह से ट्रीट करना है।
तो इसमें कफज रह सकता है या फिर रक्त संबंध रह सकता है, साम और निरामावस्था रह सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है या यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें मूत्र विकार ये देखना है, कफ विकार देखना है, पांडु रोग देखना है, हृदरोग देखना है, मधुमेह देखना है। इसमें दोष कौन से संबंधित रहते हैं, तो खासकर कफ दोष रहता है, लेकिन वात पित्त कफ तीनों दोषों का हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट देखना चाहिए। अगर मुख शोथ और पाद शोथ के पेशेंट जब हमारे पास आ रहे हैं तो पिटिंग इडिमा है, नॉन पिटिंग इडिमा है, वो देखना चाहिए। मतलब अगर हम लोग दबा के देखते हैं तो अगर गड्ढा बन जा रहा है और वो बहुत देर तक रह रहा है तो पिटिंग इडिमा रहता है, वो हमें देखना पड़ता है। उसके बाद में धातु हम जब देखते हैं तो इसमें रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु और मेद धातु इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर मल देखते हैं तो मूत्र और स्वेद इसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, पुरुष का इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। या तो यूरिन अच्छे से नहीं पास हो रहा है इसलिए स्वेलिंग आ रही है, या पसीना ठीक से नहीं आ रहा है इसकी वजह से स्वेलिंग आती है। मतलब स्वेदव स्त्रोतस और मूत्रव स्त्रोतस इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतस देखेंगे तो इसमें खासकर प्राण व स्त्रोतस अगर दुष्ट है तो मुक्षोत पादशोथ होता है। अन्न व स्त्रोतस जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो मुक्षोत पादशोथ का कारण होता है। उदक व स्त्रोतस, रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मेदो व स्त्रोतस और मूत्र व स्त्रोतस, ये 6 स्त्रोतस है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। 6 प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मेद और मूत्र व स्त्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी वजह से मुख शोथ और पाद शोथ होता है। इसका एनाटॉमिकली देखेंगे तो मुख में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है और पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है। संबंधित अवयव क्या हो सकते हैं, तो या तो कार्डियक रिलेटेड हो सकता है जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, उसमें मुख शोथ पाद शोथ रहता है, या फिर किडनी रिलेटेड कोई पैथोलॉजी होगी, संप्राप्ति होगी, उसकी वजह से हो सकता है। चिकित्सा क्या देना है, तो कफग्न चिकित्सा करना है, कफ शामक चिकित्सा करना है, और जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करे, रक्ताभिसरण अच्छा करे वैसी चिकित्सा देना पड़ता है। दीपन और पाचन चिकित्सा देना पड़ता है। मूत्रल दवाइयां देनी पड़ती है, कर्षण करने वाली दवाइयां देनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे मोटे लोग रहते हैं और उनको मुक्षोथ पादशोथ है तो वहां पे कर्षण करना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी ब्रीहण करना, जो पतले लोग रहते हैं उनको स्वेलिंग आ गई है तो एनीमिक पेशेंट है तो ब्रीहण चिकित्सा करना पड़ता है। तो अपतर्पण संतर्पण जन्य दोनों प्रॉब्लम्स में ये मुक्षोथ पादशोथ हो सकता है, तो हमें संप्राप्ति अच्छे से समझना पड़ता है। अब अगर फेस पे भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, पैरों में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो ऐसे में हमें तो पहले ये देखना चाहिए कि यह जो स्वेलिंग होता है ये निकलने में बहुत टाइम लगता है, और हमें उसको टाइम जो काल का महत्व है उसको ध्यान में रखना है। चेहरे पे या पैरों में जब सूजन बढ़ रही है और वो भी सो के उठ के आफ्टर स्लीप सुबह बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे कफ दोष की दृष्टि है, या किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, या मूत्राशय से संबंधित वहां पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हमें आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, इनको 3-3 गोली सुबह शाम देना चाहिए। सुबह और शाम खाने के पहले दे, अपान वायु पे दे, तो चेहरे का, क्योंकि कफ रिलेटेड है या किडनी रिलेटेड है या मूत्राशय से संबंधित है, तो इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल 3-3 गोली देने से, सुबह शाम खाने के पहले देने से तुरंत ही वो कम कर देता है। जब ये सूज जो है सुबह कम रहती है और दिन भर काम करने के बाद शाम को ज्यादा आ जाती है, ऐसा सूजन भी आता है, या छुट्टी के दिन अगर किसी ने लेट तक सो रहे हैं विश्रांति, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और हृदय को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो इसमें हार्ट पे काम करने वाली दवाइयां देनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या हार्ट का कोई पैथोलॉजी है और उसकी वजह से सुबह स्वेलिंग नहीं आ रही है, दिन भर काम करने के बाद शाम को स्वेलिंग आ रही है, तो उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म, श्रृंग भस्म, जो हार्ट को ताकत दे और रक्त धातु को प्रसादन करे, रक्त धातु को बढ़ाए, इसलिए स्वर्ण माक्षिक सबसे बेस्ट माना गया है। श्रृंग भस्म, 12 सिंगा का जो श्रृंग होता है वह देना चाहिए। गोक्षुरादि गुग्गुल देना चाहिए, चंद्र प्रभावटी देना चाहिए, आरोग्यवर्धिनी वटी देना चाहिए। रसायन चूर्ण जो रहता है वह देने से जो मुख शोथ है पाद शोथ में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से खाना खाने के बाद एक राज कषाय रहता है, वो उसमें क्या क्या कंटेंट्स है मैं बाद में बताऊंगा, वह देने से फायदा देता है। और अगर नींद अच्छी नहीं आ रही और स्वेलिंग आ रहा है तो निद्राकर वटी या सर्पगंधा का चूर्ण
या फिर निद्रोदय वटी, जो भी नींद लाने वाली दवाइयां हैं वह देने से नींद अच्छी आएगी, तो मुखशोथ पादशोथ ठीक हो जाएगा। उसी तरह से और उसमें नींद नहीं आ रही है तो विश्रांति लेना, रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से अगर पैरों में और चेहरे पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रहा है, तो ये बहुत ही क्रॉनिक है, तो ऐसा सोचना चाहिए कि व्याधि जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, और ये 3-3 गोलियां सुबह शाम रसायन चूर्ण, यह कंटिन्यू ज्यादा दिन तक 3-4 महीने देना पड़ता है। अगर कभी कभी पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, मलावष्टम्भ है, और उसके वजह से पैरों में और चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, ऐसा होता है ना। अभी कोरोना टाइम पे मेरे पास एक सर है, टीचर है, उनकी वाइफ आके मुझे बोली कि वो हमारे हस्बैंड है और बच्चा है ना, वो दिन भर सोते हैं, रात भर सोते हैं, और उनको स्वेलिंग होता है, और इतना सो के इतना स्वेलिंग बढ़ गया है पैरों में और चेहरे पे। तो मैंने और पूछा तो बोले कि पेट साफ ही नहीं होता इनका। तो इसमें हम लोग को गंधर्व हरित की या एरंड हरित की और त्रिफला चूर्ण देना पड़ता है। कभी कभी यूरिन कम आ रहा है किसी भी वजह से, अगर काम नहीं कर रहे हैं, लेटे हैं बहुत देर के, या यूरिन कम आ रहा है, पानी कम पी रहे हैं, तो गोक्षुरादि गुगुल को सुबह शाम 6-6 गोली देना पड़ता है। और उस टाइम पे आरोग्यवर्धिनी वटी बंद कर देना है, और गोक्षुरादि गुगुल ज्यादा देना है, 6-6 गोली देना है। तो उससे यूरिन अच्छे से आएगा, और स्वेलिंग, चेहरे का स्वेलिंग और पैर का स्वेलिंग कम हो जाएगा। इसी तरह से स्त्रियों का, अपने ग्रंथों में बताया कि स्त्रियों पे अगर चेहरे पे स्वेलिंग आती है और पुरुषों को पैर में स्वेलिंग आती है, तो ये घातक हो सकता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। बिना कोई पैथोलॉजी के अचानक ही स्त्रियों को चेहरे पे आ रहा है और पुरुषों को पैर में आ रहा है, तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि स्त्रियों को आ रहे हैं तो उनको पांडु रोग है क्या, मतलब खून की कमी है, एनीमिया है क्या, वो देखना चाहिए। और पुरुषों को यूरिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान। पैरों में स्वेलिंग पुरुषों को आ रहा है, तो यूरिन अगर अच्छे से होगा तो वो पैर का स्वेलिंग कम कर देगा। और स्त्रियों को पांडुता है, तो हमें उस पर ताप्य दिलो, नवायस लो, दाढ़ी मादी विरेचन करना, जो भी पांडु की चिकित्सा है, या रक्तवर्धक जो भी दवाइयां हैं, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, लौ भस्म है, मंडूर भस्म है, नवायस लो, ताप्य दिलो, जो भी है ना, वो पांडुता पे चिकित्सा करना चाहिए। और पांडुता क्यों आ रही है, उसमें खाना नहीं खा रही है, माल नरिष्ट है, अब तर्पणजन्य है क्या, या फिर वो चिंता है बहुत ज्यादा, रात्रि जागरण नहीं हो रहा, रात्रि जागरण हो रहा है, दिवा स्वप हो रहा है क्या, फिर उसके बाद में क्यों हो रहा है, मेंसेस हैवी आ रहे हैं क्या, यह जान के हमें पांडुता का चिकित्सा करना है। अगर पांडुता का हम चिकित्सा कर लेंगे तो फिर अपने आप ये फायदा हो जाएगा कि चेहरे पे स्वेलिंग और मुंह पे स्वेलिंग जो है वह कम हो जाएगा। क्योंकि पांडु रोग के आप लोग निदान पढ़िए या चिकित्सा स्थान पढ़िए, चरक का या वाग्भट का, तो उसमें एक स्पेशली बोला है कि पांडु रोग का कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव क्या है, तो शोथ है, ऐसा स्पेशली बताया आचार्यों ने। तो इसीलिए स्त्रियों को पांडुता है क्या, पांडुता है तो एनीमिक, क्यों एनीमिक है वो दिखा के हम पांडु रोग की चिकित्सा, मुख शोथ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ग्रंथों में क्या बताया, मुख शोथ और पाद शोथ अगर हो रहा है, चेहरे पे स्वेलिंग और पैरों में स्वेलिंग अगर हो रहा है, तो ग्रंथों में चंद्र प्रभावटी का प्रयोग बताया है, दशमूलारिष्ट का प्रयोग बताया है, गोक्षुर का प्रयोग बताया है, पुनर्नवादि क्वाथ का प्रयोग बताया है, पुनर्नवासव बताया है। डायबिटिक पेशेंट है तो आसव अरिष्ट नहीं चलता है, मीठा चीज नहीं देना है। डायबिटिक का है तो उसमें क्लेद जन्य संप्राप्ति है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, और वहां पे अग्निमंदता है, धातुओं में शिथिलता है, तो मधुमेह का शुगर लेवल कम करने से फिर फायदा हो जाता है। उसी तरह से पुनर्नवादि गुग्गुल है, गोक्षुरादि गुग्गुल है, योगराज गुग्गुल है, महारासनादि क्वाथ है, रासना सप्तक क्वाथ है, तो वह सब हम देते हैं तो मुख शोथ और पाद शोथ ठीक हो जाता है। किडनी का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें पहले डायग्नोसिस करना चाहिए कि वो पाइलोनेफ्राइटिस है क्या, या फिर वहां ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब वहां पे अश्मरी है, मूत्रकृच्छता है क्या। किडनी के जो भी पैथोलॉजी है वो पूरा किडनी प्रोफाइल चेक करा के जो भी जरूरत है इन्वेस्टिगेशन वो कराना पड़ता है। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो हार्ट के लिए पूरा ईसीजी करा के, इकोकार्डियोग्राफ करा के हमें हार्ट का पैथोलॉजी क्या है वो पूरा अच्छे से डायग्नोसिस करना चाहिए। उसी तरह से हमें इसमें विशेष रूप से क्या देखना है कि किस कारण से यह स्वेलिंग आई है। कफ कारक आहार विहार का सेवन हो रहा है क्या, दिवा स्वाप हो रहा है, दिन में सो रहे हैं, दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, या फिर जो मिल्क शेक लेते हैं, दूध और केला को पीस के और खा लेते हैं, मिक्सी में पीस के वो मिल्क शेक, कफ वर्धक क्या है, या फ्रिज का पानी पी रहे हैं क्या, इससे स्वेलिंग आ रहा है क्या, या फिर ब्लड सर्कुलेशन को बिगाड़ने वाले आहार विहार किया जा रहा है, रात्रि जागरण किया जा रहा है क्या,
या शारधर्म में जो भी लैपटॉप पे बैठा जा रहा है, पैर लटका के बहुत देर तक काम किया जा रहा है, या फिर ट्रैवलिंग किया जा रहा है पैर लटका के, तो जो भी आहार और विहार उसको टालने का कोशिश करना चाहिए। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, संक्षेप में क्रिया योग क्या है कि निदान का परिवर्जन करना, ये ऐसा हमारे आचार्य लोगों ने बोला। और सुबह अगर जो सूजन आ रही है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग मॉर्निंग में ज्यादा आ रही है, तो फेस पे आ रही है और पैरों पे आ रही है, तो उसमें हलचल करना और घूमना बहुत जरूरी होता है। शाम को जो आ रही है इवनिंग में, तो उसमें विश्रांति लेना, रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा काम करके मेहनत करके आए और शाम को स्वेलिंग आ रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं हार्ट का और रक्त वस्त्र की दृष्टि है, और ओवर एक्सर्शन से भी हो सकता है, तो वहां पे विश्रांति की जरूरत है। सुबह स्वेलिंग आ रही है तो हलचल करना, मूवमेंट करना, घूमना फिरना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से सुबह का सूजन न आए उसके लिए कुछ परहेज बताए अपने ग्रंथों में, कि खाने में दीपन पाचन करने वाला चीज यूज करना है, जैसे अदरक का प्रयोग करना है। अगर और शोथ रोग में बताया भी है चरक में कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, खाना खाने के पहले कभी भी लवण और अदरक का सेवन करना चाहिए। और आप लोग शोथ रोग का चिकित्सा देखेंगे चरक संहिता में, तो वहां पे शुंठी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया है। तो इसीलिए अदरक और सेंधा नमक या काला नमक का सेवन करें खाने में। पुदीना का सेवन ज्यादा करें, ज्यादा नहीं मतलब हिसाब से, पुदीना भी पित्तवर्धक है, जितना हिसाब से जरूरत है उसका सेवन करें। लहसुन का सेवन करें, गीला हल्दी का सेवन करें। और शाम का सूजन अगर आ रहा है, शाम वाला, इसको पहले तो कैटेगराइज करना पड़ता है, सुबह का स्वेलिंग आ रहा है कि शाम का, तो दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज होता है। शाम का जो सूजन आ रहा है तो उसमें रक्त को बढ़ाने वाली दवाइयां देना है, तो आप उसमें टमाटर जो रहता है, टमाटर ज्यादा नहीं खाना, लेकिन टमाटर में थोड़ा सा त्रिकट्टू डाल के अगर लेना तो वो रक्त को बढ़ाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। मतलब टमाटर को ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाने से अम्ल रस बढ़ जाता है, लेकिन दीपन पाचन त्रिकट्टू डाल के या पंचकोल चूर्ण डाल के सेवन किया जाए तो रक्त को बढ़ाता है टमाटर। उसी तरह से रक्तवर्धक हम लोग और क्या क्या ले सकते हैं, तो पालक का सब्जी अच्छा रहता है, फिर बीट रूट अच्छा रहता है, दाड़िम अच्छा रहता है, मनुका किशमिश अच्छा रहता है, वो सबका सेवन, अंगूर अच्छा रहता है, दाड़िम, और दवाइयों में दाड़िमावले है, और फिर उसके बाद में द्राक्षा सब है। ऐसे जितने भी रक्तवर्धक दवाएं, स्वर्णमाक्षी भस्म है, मंडूर भस्म है, लौह भस्म है, और फिर दवाइयों में लौहकल्प जितने हैं वह सब, जैसे हम लोग नवायस लौह देते हैं, ताप्यादि लौह देते हैं, जो भी लौह कल्प है, पुनर्नवा मंडूर है, उससे ना रक्त बढ़ता है, तो शाम का जो स्वेलिंग है वह कम हो जाता है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो गोमूत्र हरितकी का प्रयोग अगर रात को दें, तो वह कफज पांडु में बताया है, स्पेशली बताया है कफज पांडु में। तो गोमूत्र हरितकी का टैबलेट फॉर्म में भी आजकल मिलता है, वो रात को 2 गोली दे दीजिए, सुबह पेट साफ होगा और वो स्वेलिंग भी कम कर देगा, कफज पांडु को पूरी तरह, और स्वेलिंग को भी ठीक कर देगा। इसी तरह से क्या नहीं खाना चाहिए अगर परहेज सुबह का या शाम का रहे तो दही का सेवन वर्ज कर देना है, दही बिल्कुल नहीं खाना है। केला नहीं खाना है बिल्कुल भी, लोग बोलते केला खाने से फॉस्फेट मिलता है, लेकिन केला बंद करना है। यहाँ पुणे में बहुत सारे परंपरा है वैद्य लोगों की, तो वो सबसे पहले पेशेंट को यही बोलते हैं कि केला बंद करो तभी हम इलाज करेंगे। तो वो दूसरे लोग बोलते हैं कि केला तो अच्छा है, तो बोलते हैं नहीं, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तभी देंगे जब केला बंद करोगे। तो केले पे इतना उन लोगों का जोर रहता है, क्योंकि केला सहज रूप में मिलता है, सब लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन केला से कफ बढ़ता है और कफ बढ़ा के स्वेलिंग आता है, इसलिए केला वर्ज करते हैं। ठंडा पदार्थ, फ्रिज का जितना भी है ठंडा खाना, और ऐसा भी है कि सुबह का खाना शाम को नहीं खाना है, फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना है, ये वर्ज बोला है। बड़े आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद मना करता है, फ्रेश खाना बनाना, फ्रेश खाना खाना है। नमक का सेवन ये बंद करना है, जिनको भी स्वेलिंग आ रही है ना मुंह में और फेस पे और पैरों पे, उनको नमक कम खाना है या बंद कर दें। बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं ना वो जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है, पैरों में श्लीपद हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, तो उसमें नमक पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। उसी तरह से ठंडा पानी बंद करना है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करना है, जो फर्मेंटेड आइटम है जैसे इडली डोसा बेकरी के पदार्थ, ये पूरी तरह से बंद करना है। ब्रेड बिस्किट इडली डोसा ढोकला वगैरह जो फर्मेंट करके बनाया जाता है वह बंद करना है। और शाम का जो स्वेलिंग आ रहा है, शाम के स्वेलिंग मैं जो भी बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। शाम का जो स्वेलिंग आ रहा है उसमें अचार बंद करना है, पापड़ बंद करना है, तेल वाली चीजें बंद करनी है, घी वाली चीजें भी बंद करनी है, मिठाइयां बंद करनी है,
और जो मिक्सचर वगैरह फरसाण आता है वो पूरी तरह से बंद करना है। बेकरी के आइटम पूरी तरह से बंद करना है। शाम वाले स्वेलिंग के लिए ये स्ट्रिक्टली सब मना करना है। उसी तरह से रसायन चिकित्सा देना है। कभी कभी स्वेलिंग जो रहता है वो फिर से ना आए और रसायन की जरूरत होती है, तो चंद्र प्रभावटी को लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रसकल्प नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी यूज करने से चंद्र प्रभावटी कभी नुकसान नहीं देती है। गोक्षुर आदि गुग्गुल का प्रयोग लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। रसायन चूर्ण का प्रयोग मुख शोथ पाद शोथ दोनों में, फेस का जो स्वेलिंग है और पैरों का स्वेलिंग दोनों में काम करता है। इसी तरह से सुबह का जो स्वेलिंग है उसको ठीक करने के लिए जितना जरूरत है उतना एक्सरसाइज करना जरूरी है। शाम का स्वेलिंग के लिए विश्रांति लेना बहुत जरूरी है। और बलवान व्यक्ति को सुबह का जो स्वेलिंग है उसको ठीक करने के लिए स्वेदन लेना चाहिए, भले नाड़ी स्वेद लें या हमारा जो स्टीम बॉक्स का स्वेलिंग है वो लेने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास जब पंचकर्म कराना है, पंचकर्म की सुविधा है, तो जिसको सुबह बहुत ज्यादा स्वेलिंग आता है या कफ की वजह से स्वेलिंग आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको पहले वमन कराना चाहिए। वमन करा दिया, कफ निकल गया और शरीर की शुद्धि हो गई तो स्वेलिंग कम हो जाता है। चिकित्सा में कभी कभी 1 महीना लगता है, मैक्सिमम 6 महीना लग जाता है। और इसमें सात्विक आहार खाना खाना बहुत जरूरी है। फ्रेश खाना खाना और सात्विक आहार, बासी बासी खाना या फिर तमोगुण बढ़ाने वाले नॉनवेज वगैरह, अल्कोहल पीना और एडिक्शन वाली चीजें, ये तामसिक होता है। राजसिक खाना जो होता है वो चटपटा खाना, बहुत ज्यादा तीखा मिर्ची मसाला गरम मसाला, वो राजसिक होता है। सात्विक कम मसाला कम तेल, ऐसे जो रहते हैं सात्विक आहार हल्का खाना, यह सात्विक रहता है। बहुत ज्यादा गुरु खाना वो तमोगुण बढ़ाता है, वो तामसिक आहार रहता है। तो सात्विक आहार करना मुख शोथ पाद शोथ में सबसे अच्छा रहता है। और इसमें हमेशा आंवला का सेवन बहुत करना चाहिए। अगर हमें ठीक रखना है, आंवला जो है वो मुख शोथ पाद शोथ में हर तरह की व्याधियों में आंवला बहुत अच्छा है, और रोज एक आंवला खाना चाहिए। पुणे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंवले का मुरब्बा, एक मुरब्बा जरूर खाते हैं आंवला लेके, तो उनको कभी कोई बीमारी नहीं, क्योंकि आंवला है रसायन है। अगर और ऐसे बताए ना, रसायन का सेवन पूर्व मध्य वयसी वा, या तो बुढ़ापे में खाए रसायन का सेवन करे, या मध्य आयु में, जब जब मतलब मिडिल एज रहे या बुढ़ापा रहे, तो रसायन का सेवन करने के लिए अपने आचार्य लोगों ने बोला है। तो एक आंवला रोज खाए। अभी मार्केट में भी आंवला आ रहा है, उसका मुरब्बा बना के या अचार बना के या चूर्ण के फॉर्म में किसी भी तरह से आंवला का सेवन करें। उसी तरह से तेल और घी का जो है वो हिसाब से सेवन करें, तो क्योंकि स्नेहन होना बहुत जरूरी है। अगर स्नेहन नहीं होता है तो पांडु रोग होने की तकलीफ बढ़ जाती है। तो स्नेहन शरीर में भरपूर हो, इसलिए खाने में अग्नि को प्रदीप्त करके घी का प्रमाण रखे, तो मुख में और पैरों में स्वेलिंग नहीं आती है। इसी तरह से अपुनर्भव चिकित्सा है, तो गोक्षुर जो है, गोखुरु, 3 खुर वाला जो गोखुरु ऐसे बोला है, त्रिकंटक, इसका सेवन अगर कर दिया जाए तो ये अपुनर्भव रहता है। इसको सालों साल भी ले सकते हैं, एकदम सेफ है। रसायन भी है, वृक्ष भी है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है। और दूसरा क्या है कि स्वेलिंग कभी नहीं आने देता है, किसी भी तरह का स्वेलिंग नहीं आने देता है, इसलिए गोखरू का प्रयोग करें। पुनर्नवा, पुनर्नवा जो है वो शोथग्न में गण में है, और पुनर्नवा पुनः पुनः नवति और वयस्थापन गण में, आयु को टिका के रखने वाली पुनर्नवा है। तो पुनर्नवा का सेवन सालों साल भी किया जा सकता है। उसी तरह से पुनर्नवा और गोक्षुर का काढ़ा पीने के लिए बोला है। चंद्र प्रभावटी सेफ दवाई है, सालों साल ले सकते हैं। गोक्षुर आदि गुग्गुल का सेवन कर सकते हैं, रसायन चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। और एलोपैथी का जो रहता है, मैं किसी साइंस का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वो लैसिक्स देते हैं, डायूरेटिक जो देते हैं लैसिक्स, उसका कोशिश करें कि उससे शरीर को दूर रखें, मतलब उसका जो एडिक्शन है वो न रहे। स्वेलिंग आने के लिए एलोपैथी में वही दिया जाता है, लेकिन वह निचोड़ के निकालता है, वो एक तरह से प्रेशराइज करके यूरिन निकालता है। हमारा गोक्षुर और पुनर्नवा ये भी मूत्र प्रकट करता है, लेकिन ये शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए नेचुरल काम कराने में लगाता है। लैसिक्स वगैरह है ना, वो जब तक ले रहे हैं तो वो यूरिन होगा, लैसिक्स बंद किया तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, और उसका एडिक्शन लग गया तो एक तो उसके साइड इफेक्ट भी हैं, और वो कृत्रिम रूप से, सिंथेटिक ड्रग है ना, तो कृत्रिम रूप से यूरिन कराता है, स्वेलिंग को कम करता है, वह शरीर को नुकसान देता है। तो लॉन्ग टर्म में लैसिक्स का प्रयोग ना करें, ऐसा आचार्य लोगों ने बोला है। आचार्य लोग मतलब अपने वैद्य जो लोग हैं, आज के जो आचार्य हैं उन लोगों ने कहा है, पुराने आचार्य नहीं। जब लैसिक्स का अभी हो गया तभी अभी अपने डॉक्टर्स बोलते हैं। मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
इसी तरह से हमेशा पैरों का और चेहरे का स्वेलिंग ना हो, इस पे ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह से अगर स्वेलिंग आ रही है, हम लोगों ने ये प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया, गोक्षादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावती, पुनर्नवासा, पुनर्नवादि गुगुल, ये सब दे दिया, तब भी स्वेलिंग आ रही है तो हमें पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो ब्लड का पूरा चेक, सीबीसी कराना जरूरी है, और यूरिन का टेस्ट वो कराना जरूरी है। तो थोड़ा हमें मतलब हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि ये पैथोलॉजी किस तरह से है, क्यों है, क्या बीमारी है। तो यूरिन एनालिसिस कराना जरूरी है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। तो हमें चिकित्सा थोड़ा और सफलता चलती है। और शाम का स्वेलिंग है कि सुबह का स्वेलिंग है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया, तो हमें क्योंकि पहले के ऋषि मुनि थे, उन्हें दिव्य दृष्टि था, उन लोग को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती थी। वो लोग बिना ऐसे नाड़ी से या फिर ऐसे, उनको दिव्य दृष्टि थी, उनको सब कुछ पता चल जाता था। आज के जमाने में दिव्य दृष्टि नहीं है हमारे डॉक्टर्स को, तो नॉर्मल इंसान है हम लोग, तो हमें इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेना चाहिए। हम एलोपैथी का ट्रीटमेंट ना दें, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करके पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी पैथोलॉजी की वजह से स्वेलिंग आ रही है। किडनी प्रोफाइल करते हैं तो सीरम यूरिया, क्रेटिनिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, ये सब हमें पता चलता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है यूरिन का, ये सब पता चलता है, तो हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि हाँ, ये पैथोलॉजी की वजह से स्वेलिंग आ रही है। रक्त का करते हैं तो एचबी लेवल कितना है, पांडु है क्या, वो हमें पता चलता है। अगर और कुछ है पैथोलॉजी, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हो रहा है, तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है। तो डायरेक्शन लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों के पास जो पेशेंट आते हैं, आप लोगों का क्या अनुभव है मुख शोथ, पाद शोथ में, स्वेलिंग में? डॉक्टर अंजना मैम, आप बताएंगी? आपके पास पैरों में स्वेलिंग और फेस पे स्वेलिंग लेके पेशेंट आते हैं, तो आपका क्या अनुभव है? एक बार अनम्यूट करके देखिए मैम। हाँ। जी सर, नमस्कार। हाँ, सभी लोग को नमस्ते मैम। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। सर बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये स्पेशली जो आज बात हो रही है, आप जो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं इसके सरिताओं से कलेक्ट करके आप हम लोगों के साथ में रखे हैं और डिस्कस किए हैं। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच आप बहुत अच्छा बताते हैं, इसलिए आपका कोई भी जो लेक्चर है हम लोग मिस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो मोतियां हम लोग ढूंढेंगे ना, आप हमें 10 मिनट आधे घंटे में बहुत अच्छे से सब रूबरू करा देते हैं, और पुरानी चीजें भी बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। और ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के समय जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, जहाँ पे स्वेलिंग पेशेंट को रहती है और ड्यू टू पांडु जिसमें आप बताएं, तो ऐसे केसेस तो मुझे लगता है कि आजकल भी बहुत कॉमन है, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब है। पेशेंट कभी भी जो है वो नॉर्मल खाना खाता ही नहीं है, और जो गर्ल्स आती है स्पेशली 20, 22, 24 वाली जिनको प्रेगनेंसी आती है, उन लोग की भी वही हैबिट होती है कि वो पिज्जा खाना है, चाउमीन खाना है, और उस तरह से फास्ट फूड लेने की उनकी हैबिट होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जो उनका लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो रात में देर तक जागना है, सुबह को जो है उठना नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी दिनचर्या का पालन वो लोग नहीं कर पाती है। और उसी में जब प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी में भी कुछ और एसोसिएटेड सिम्टम्स के साथ साथ में, जनरली जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट कुछ ले नहीं पाता है, उसको बहुत ज्यादा नॉजिया, वोमिटिंग, टेस्ट चेंज हो जाता है बॉडी का, मुंह का, तो उसकी बॉडी भी अडॉप्ट करती है धीरे धीरे। तो पेशेंट धीरे धीरे पता चलता है कि पहले उनके पास 10-11 ग्राम हीमोग्लोबिन था, और जब हमारे पास तक आती है तो 7-8 तक भी आ जाती है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग केसेस हमारे पास रहते हैं। और हम सबसे अच्छी बात आपने जो बताई कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इसको कैसे कैसे हमें निर्धारित करना है, और पादशोफ में गोक्षुर चूर्ण बहुत ही इफेक्टिव है सर, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको यूज भी करते हैं, और पेशेंट को बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स मिलता है। आमलकी को हम लोग जैसे अक्सर डिस्कस करते हैं, आमलकी का पाउडर वो बना के, पेस्ट बना के, मुनक्का का पेस्ट बना के मिश्री के साथ हम पेशेंट को देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। गाजर का सूप इस समय हम लोग पेशेंट को बता रहे हैं, टमाटर का सूप बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया त्रिकटु, त्रिकटु सही बात है, क्योंकि वो उष्ण उष्ण जो है ठीक और होता है, तो उष्ण वीर्य होने के कारण क्या होता है, अग्नि को बढ़ाएगा, दीप्त अग्नि को बढ़ाएगा और एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाएगा। इसीलिए उसको दीप्त अग्नि को दीप्त करने के लिए हम लोग कभी कभी घृत के साथ भी देते हैं, पचतीत घृत के साथ, पंचगव्य घृत के साथ। और फेस पे तो स्वेलिंग बहुत कॉमन है पेशेंट को, जब पेशेंट एनीमिया होता है, पांडु होता है, और भी कई कॉजेज होते हैं, किडनी डिजीज में मिलता है, लीवर डिजीज में भी मिलती है। लेकिन जो आप आज इस समय कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपरली उसको नहीं देखेंगे तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो फिर धीरे 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 कंप्रोमाइज होने लगते हैं। तो एनीमिया कहना चाहिए फर्स्ट स्टेयर है, खरता, परुषता,
पेशेंट की हथेलियाँ आती हैं, पेशेंट की हथेली में इतनी खड़ता मिलती है, देख के लगता है कि जैसे हम एग्जामिन करते हैं तो हाथ ही बता देता है कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली जो है उसको है रस धातु का अच्छे से जो है परिपाक नहीं हुआ है, रस धातु अच्छे से नहीं बनी है। तो इतनी ज्यादा परुषता करता रह के वो कितना भी लगा लेगी, लेकिन अगर अंदर से उसको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, रस धातु तैयार नहीं हो रही है, तो सारी जो हमारे शास्त्रों में शून्यता, अक्षिकूटता, इतने ज्यादा पादशोफ, इतने सारे लक्षण बताए और उसमें आपने एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सारे पेशेंट सिर्फ उसी तरह से मिलते हैं, प्रेगनेंसी में भी और बिना प्रेगनेंसी के भी हमारे पास जो गर्ल्स आती है, लड़कियां आती है, एनीमिया लेके, पांडु लेके बहुत जबरदस्त आती है। और शोफ में जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होता है वो पादशोफ तो बहुत ही कॉमन है, और जब अगर एनीमिया ज्यादा होता है तो फिर जनरल एनएसआर का पूरे शरीर में उसको शोथ होता है और फेस पर भी शोफ होता है। जहाँ की आपने बताया गोक्षुर का बहुत अच्छा उपयोग है, अमलकी का बहुत अच्छा उपयोग है, पुनर्नमा मंडूर है, नवाया स्लो है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत मेडिसिन हैं और डाइट जो है हम लोग मैनेज करते हैं, मंडूर बटक वगैरह आपने वो काफी डिस्कस किया है, और भी लोग हैं जो अभी बताएंगे। तो थैंक यू सर, मैं तो कहती हूँ सर आप बहुत बहुत हम लोग के लिए मेहनत करते हैं और आयुष दर्पण को बहुत आगे लेके जाते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। सर सर जैसे आपने आप बताइए। हाँ जी। एडिमा का अच्छे से कवर किया। जैसे एडिमा क्या है, सबसे कॉमन कारण रहता है जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज में मिलता है। अब जैसे जो क्रोनिक किडनी डिजीज के दो मुख्य कारण रहते हैं, जो मतलब 70% क्रोनिक किडनी डिजीज कवर कर लेते हैं, एक डायबिटीज, एक हाइपरटेंशन लंबे समय का। तो सर इसमें जैसे एडिमा में अगर डायबिटीज के कारण क्रोनिक किडनी डिजीज है और हाइपरटेंशन के कारण क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे सर? जैसे चंद्रप्रभावटी, दशमूल, गोक्षुर, पुनर्नवा, योगराज गूगल, महारासना, रासना सप्तका, कोटाजरी, स्वर्णवांग, सर्वद्र भद्रवटी। तो सर आप इसमें किस तरीके से चूज करेंगे? जैसे आपने दीपन पाचन किया, और डायबिटीज में क्या है, कई बार सूखापन रहता है शरीर में लेकिन एडिमा भी रहता है, वो मल क्लियर तो नहीं हो इसके पाता है। लिए प्रमेय में बताया ना, कृश प्रमेय और स्थूल प्रमेय, पहले ये क्राइटेरिया है, मतलब वो पतला है क्या पेशेंट या फिर स्थूल है, ये देखेंगे। फिर बलवान रोगी है या फिर वो दुर्बल रोगी है, ये 4 क्राइटेरिया चरक में बताया चिकित्सा स्थान में। फिर उसके हिसाब से अगर बलवान है तो शोधन करा देंगे हम लोग, वमन विरेचन, बस्ती नस्य, रक्त मोक्षण, ये करा देंगे। अगर कृश है तो उसको बृहण करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं, फिर और बहुत सारे ना शिलाजित का प्रयोग कराते हैं मधुमेही रोगी को। धातु में शिथिलता है तो उसको ठीक करने के लिए वसंत कुसुमाकर रस कल्प नहीं देना है। अगर मधुमेह जी है, सर। किडनी डिजीज है, तो उसमें रस कल्प ना देके हम लोग फिर वसंत कुसुमाकर रस, सर्वतोभद्र रस, पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है, स्वर्ण कल्प अफोर्ड कर सकता है या फिर हर्बल कर सकता है, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो हर्बल में तो सिंपल है कि पुनर्नवा का प्रयोग करें, गोक्षुर का प्रयोग करें, वरुण का प्रयोग करें, ये सबसे हम लोग मैनेज करते हैं। अगर अफोर्ड कर सकता है तो शिलाजत्वादी लौ बहुत अच्छा है दवाई, शिलाजतु का प्रयोग कराते हैं। तो जैसा कंडीशन आता है वैसे करते हैं। अगर हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर है, तो हम लोग वो क्यों है, क्योंकि हृदय जो बोला है वो रसव स्रोत का मूल स्थान होता है, तो उसमें रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे देते हैं। फिर हार्ट को ताकत देने वाली दवाइयां जैसे कि हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुनाभ रस, अर्जुन शीर पाक, ये सब देते हैं। जी हाँ थैंक यू। हाँ, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, उसका परमानेंट इलाज नहीं है एलोपैथी में, लेकिन आयुर्वेद जी में सर। है। नागार्जुन रस दे दीजिए, 6 महीना खिलाइए अर्जुन शेरपा के साथ, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ठीक हो जाता है काफी हद तक। उसमें बस्ती चिकित्सा रहता है, दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल का अल्टरनेट डेज बस्ती दे दिया ना, तो हाइपरट्रॉफी मतलब एक तरह से वायु जो है वो हाइपरट्रॉफी कर रहा है, वो मतलब लूज कर रहा है वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट जी वेंट्रिकुलर सर। हाइपरट्रॉफी। वहां पे जब हम बस्ती देते हैं ना, तो बस्ती से हाइपरट्रॉफी का जो है वो ठीक हो जाता है। हम्म, ऐसा है। और सर हाइपरटेंशन में, जैसे क्रोनिक हाइपरटेंशन में, जैसे आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे, जैसे स्पेशली किडनी डिजीज के मरीज को ना क्रोनिक हाइपरटेंशन रहता है। तो सर जैसे किडनी डिजीज के मरीज कोई जैसे जो अगर वो डायलिसिस पे। नॉन डायबिटिक है तो हम लोग रसायन देते हैं ना, ब्रह्म रसायन, सुबह सुबह ब्रह्म रसायन खिला देते हैं, तो उससे किडनी में भी अच्छा फायदा। और रसायन इसीलिए बना है, किडनी और हार्ट को ताकत देने के लिए बना है, और सारे ऑर्गन्स को, मस्तिष्क को भी ताकत देते हैं। तो ब्रह्म रसायन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब देते हैं। अच्छा।
अपना रसायन अध्याय है ना, वो 4 उसके पाद बताए, तो इतने अच्छे अच्छे रसायन बताए ना, आम्ल की रसायन, ब्रह्म रसायन, ऐंद्र रसायन, तो वो सब देते हैं हम लोग। इंद्र रसायन, इंद्र। इंद्र भगवान ने बनाया था इसलिए ऐंद्र, और उसमें ऐंद्री हम्म, वनस्पति इसलिए ऐंद्र रसायन। हम्म, नागबला रसायन बताया, हम्म। उसमें सब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जो अवेलेबल है वो। जी सर। हाँ, बाकी आप लोग बताइए, और कौन बताना चाहता है? आशा मैम आप बताइए, आपको क्या बताना है? आशा मैम, मीनल मैम, पेशेंट आए हैं आपके पास, ऐसे देखे हैं? हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ मैम बताइए। हाँ जी सर, जैसे ब्रह्म रसायन हम नहीं दे सकते डायबिटीज में, तो ये आमल की रसायन सेफर साइड रहता ज्यादातर है। आजकल रसायन जो भी बनते हैं सब मीठा बनता है, चीनी डाल के बनाते हैं, खाने के लिए बहुत ही वो ऐसा बना, तो रसायन न दें उनको, डायबिटिक पेशेंट को। उनको फिर हम शिलाजीत का प्रयोग करें, वसंत कुसुमाकर, स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज, ऐसे स्वर्ण कर दें। ठीक है, ओके। तो सर आमल की रसायन में भी शुगर डलती है? आंवला की रसायन जो मार्केट में मिलते हैं वो तो मीठा होता है, आंवला का चूर्ण दे सकते हैं, या त्रिफला का चूर्ण दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला या त्रिफला गुगुल दे सकते हैं। आंवला सर की इसमें मीठा होता है। हम प्रमेय में धात्री निशा Thank you. देते हैं ना सर, रसायन कार्य में? हाँ, धात्री निशा। हाँ दे सकते हैं ना हम। हाँ, और ऐसे रसायन का हर्बल, हाँ मतलब हम हर्बल फॉर्म में दे, अवलेह फॉर्म में तो सब मीठा आता है। ओके सर, तो अश्वगंधा पाक वगैरह जो नहीं दे सकते क्या? अश्वगंधा पाक जो मीठा रहता है, जिसमें शुगर कंटेंट है, वो क्यों देंगे हम डायबिटिक पेशेंट को? सर आसवरिष्ठ में भी थोड़ा सा मीठा रहता है ना सर, वो सांडू भी का नहीं जो देना आता है चाहिए, नहीं नहीं देना चाहिए। नहीं देना। और तो सर मार्केट में जितना आता है ना कि च्यवनप्राश शुगर फ्री, वो कोई शुगर फ्री नहीं होता, आप देखे देखिए वो शुगर बढ़ा देते हैं। सर मकर प्राश जो आता है वो भी च्यवनप्राश मानो या ब्राह्म रसायन, वो भी थोड़ा सा मीठा ही रहता है सर हाँ, मार्केट का। शुगर बढ़ा तो देता है, तो उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। नहीं और देना सर चाहिए। फलाहार में कौन से फल दे उसको, क्योंकि नहीं नहीं अपना बनाना वगैरह रहता है ना, आप एप्पल बनाना, इसमें तो शुगर रहती है, अपना वो गेव फ्रूट वगैरह। रहता है ना, तो कोई भी फ्रूट्स नहीं देना चाहिए मधुमेह के रोगी को। सर तो अनार कैसा रहता है? नहीं कषाय देना है। मेरे रसात्मक पास एक रहती पेशेंट है ना, मेरे पास एक पेशेंट है, हाँ इंसुलिन डिपेंडेंट है, और उनको ना इतना मसल्स में पेन हो रहा है, और 450 शुगर रह रहा है इंसुलिन लेने के बाद भी। तो फिर मैंने अपना दिया, अपना वो गुड़ मार्ग ओके। चूर्ण दिया उनको, तब भी उनका शुगर इतना हाई था। तो कल रात को वो मेरे से डिस्कस रहे थे, तो मैंने कहा आप मीठा खाते हैं? बोले नहीं। फिर मैं ऐसे बात करते करते उनको घुमा घुमा के बात किया, पूछा, तो पता चला कि 5 एप्पल्स खा रहे हैं वो। बोले एप्पल में थोड़ी ना होता है शुगर। मैंने कहा आपको किसने बताया? आप चेक करिए, एप्पल में होता है, फ्रुक्टोज होता है। आप एप्पल खाएंगे और दवाई खाएंगे। सर तो वो कफजन्य होता है ना, कफ वर्धक होता है एप्पल, तो उसके कारण तो क्लेद भी बढ़ सकता है ना। प्लेट बढ़ता है, और फिर वो मधुमेह को हेलो सर। बढ़ाता है। हाँ जी, वो मधुमेह को बढ़ाता है, शुगर को बढ़ाता है वो सर एप्पल में। लेकिन फिर फलाहार वो बोलते हैं, पेशेंट हमको बोलते हैं कौन से फल ले, नहीं, एलोपैथी थोड़ा सा साइंस हम में रखे तो वो। देखिए, एलोपैथी साइंस में जो ग्लिमीप्राइड और मेटफॉर्मिन दिया जाता है, तो अगर ग्लिमीप्राइड दिया हाँ जाए तो वो क्या करते हैं, सडन शुगर कम कर देता है। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप मारी बिस्किट खाओ और एप्पल खाओ, एक शुगर कम नहीं होना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो कन्वर्जन आएगा और डेथ हो सकती है, डायबिटिक कोमा होके। तो वो लोग थोड़ा मीठा खाने को देते हैं, क्योंकि मेडिसिन वैसा है उनका। हमारा आयुर्वेद का मेडिसिन ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया कभी नहीं करता, इसलिए हम मीठा बंद करते हैं। बराबर है ना आदित्य सर, मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर, ग्लिमीप्राइड में अगर खाना नहीं खाया तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएगा पेशेंट। ग्लिमीप्राइड ले लिया और या फिर ग्लिकाजाइड, ये सब जो उसके भाई बहन है, तो हाइपोग्लाइसीमिया से ही मर जाएगा। इसलिए वो खाना खा मेक श्योर करते कि खाना खाए। खाना इसलिए भी सर। खाए, और उसमें अग्नि का कॉन्सेप्ट नहीं है आप लोगों के साइंस में, जी तो सर, वो बिल्कुल स्मॉल बिल्कुल। स्मॉल मील्स खाना पड़ता है। और दूसरा बात है कि वो कुछ शुगर का सप्लीमेंट दिया जाता है, कि आपका शुगर डाउन होने लगे तो तुरंत ये खा लो मीठा हाँ चॉकलेट। सर, वो घर में रखा रहता है कुछ ना कुछ, कि क्योंकि इंसुलिन लगा दिया, फिर खाना नहीं खाया, किसी कारण से लेट हो गए, या फिर ये दवाइयां ले ली और खाना नहीं खाया, तो सर रिस्की रहता है बहुत। इसलिए क्या है, हम लोग तो बस शुगर कम करते हैं ना, इसलिए हम उसकी पैथोलॉजी पे डील वो नहीं कर पाते हिट। तभी तो आप कितना भी शुगर कंट्रोल करते रहिए, डायबिटीज वाले की किडनी खराब होती ही होती है, इसको स्लो होती पॉइजन है। बोलते हैं, हाँ क्योंकि हम उसके पैथोलॉजी पे हिट नहीं करते हैं। तो जी।
बट सर आजकल तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायबिटीज है बट शुगर फ्रूट्स तो बहुत लेते हैं सर। कई तो खाना भी नहीं खा रहे और फ्रूट्स ही खा रहे हैं, कहते हैं इससे हमारी शुगर कंट्रोल रहती है। मैम ऐसा इसलिए क्योंकि उनका आम क्लियर हो जाता है। आम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना मैम। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो अंदर वो, जैसे जब फ्रूट सड़ता है तो अल्कोहल जैसी स्मेल आती है, और जब खाना सड़ता है तो पैखाने वाली गंध आती है, तो दोनों पे कीटाणु अलग उगते हैं। तो फ्रूट्स खाने से आम क्लियर हो जाता है, तो उससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल होती है। एक्चुअली फ्रूट्स में तो ऐसा शुगर ज्यादा रहती है, लेकिन क्योंकि आम क्लियर हो जाता है इसलिए उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। और मेन वो बट लॉन्ग एलोपैथी टर्म का में दवाई खा रहे हैं, एलोपैथी का दवाई खा रहे हैं ना। सर तो फिर कौन सा भी फल नहीं देना नहीं देना है, प्रमेय में? नहीं देना है। अगर आप आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं सर तो नहीं देना है। उनका खुद का अग्नि अच्छा प्रदीप्त हो, गृहिणी अच्छी हो गई हो, उनको भूख लग रही हो और वो खाने को मांग रहे हैं, तो हम सुबह का डाइट दे, दोपहर को बोलते हैं हल्का सा कुछ तो खा ले, तो उस टाइम पे हम क्या दे उनको फिर? तो आप सूजी क्योंकि का उपमा दीजिए ना, उपीट उपमा दीजिए ना, उपमा दीजिए, रोटी सब्जी दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन आलू नहीं देना है, चावल नहीं देना है, और मूंगफली नहीं नहीं, देना आलू है। चावल अपना दुग्धजन्य पदार्थ भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि लिपिड के कारण फिर इंसुलिन में प्रॉब्लम आ सकती है उसको। तो सर ये फल का ही मेरे को करेक्ट करना था, क्योंकि पेशेंट को मैं खुद मैंने एक पेशेंट को अनार खाने को बोला था सर, इसीलिए मैं बोली कि तो मेरा उनका वो कंसेप्ट शुगर टेस्ट कराते थोड़ा सा रहिए, क्लियर होना चाहिए था इसलिए। शुगर टेस्ट सर कराते रहिए। नॉर्मल ना है, पहले तो 400 अब क्या है ना, पेशेंट सर अच्छी क्या है, पेशेंट का प्रोफेशन कैसा है, चलने का काम है क्या, बैठने का काम है क्या, पेशेंट का काम कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता करता है, है जी। हाँ, पेशेंट खेती करता है सर पेशेंट। हाँ, मैम कई बार ऐसे भी होता है कि क्या होता है ना कि पेशेंट का पाचन खराब रहता है। अब जैसे सर ने बोला ना कि 4 एप्पल खा रहे हैं, 4 एप्पल खा रहे हैं उसके बाद खाना भी खा लिया, तो शुगर पक्का बढ़ना है। लेकिन अगर पेशेंट को भूख जोर से लगी है और आपने उसको ऑरेंज या लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का फल दे दिया लिमिटेड अमाउंट में, और उसके बाद आपने भोजन नहीं दिया, तो क्योंकि भोजन से आम जल्दी बनता है बजाय फलों से, या क्योंकि उसमें एंजाइम्स रहते हैं, तो मैम तो भी वो पच जाता है कई बार। लेकिन आप किस तरीके से पच से ले रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि पेशेंट जो समझता नहीं है। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा जीवित आहार जो पच जाए, पचना भी चाहिए ना। अभी जैसे फल पच जाते हैं अगर आप खाली मैंने पेट फल देते, लेकिन पेशेंट एक को बार मैं यही शुगर, बोलती हूँ, जब कई बार उनको मालूम नहीं होता कि उनकी भूख को भूल चुके होते हैं कि भूख जो लग रही है, अगर जोर से लग रही है भूख तो खा सकते हैं मैम, वो पच जाता है। लेकिन कई बार उनकी भूख फॉल्स हंगर रहती है जब पाचन खराब रहता है, तो मैम वो देख लीजिएगा। इसलिए बेस्ट रहता है कि शुगर चेक ही करके दीजिए। यूजुअली डायबिटीज में बस ऑरेंजेस अलाउड करते हैं हम अपनी तरफ से, ऐसा हम फल मना करते हैं इस कारण से। लेकिन अगर आप उसको टाइम करके और अग्नि दीपन पाचन देख के दे सकते हैं, तो फिर मैम आपको फॉलो अप में शुगर करके दे सकते हैं मैम। हाँ, सर और ये कषाय कफज रसात्मक ग्रहण आहार तो कफज ग्रहणी तो देते हैं ना, रहती ही थिक रहती है सर। 30%। हाँ, तो हमें देखना चाहिए ना कि कफज ग्रहणी है क्या। और सर जो बोल रहे ना आम का कॉन्सेप्ट, यही सही है। अग्नि कैसे है उस पर डिपेंड करता है। अब सर एक कोई एक इंसान है बोलूं, फिजिकल अगर, मेरे पास हाँ बोलिए। मेरे पास एक पेशेंट था, तो वो ओबेस भी था, डायबिटिक भी था, अर्थराइटिस भी था सर। तो पेशेंट को मैंने अपना जो कुलत युष है ना वो दिया था, और बाजरी का रोटी आप जो बोलते हैं लहसुन आदि वटी, लहसुन के साथ वैसा। तो पेशेंट 2 महीने लेने के बाद उसका ग्लिमिफ्राइड M1 चालू था, ग्लिमिस्टार M1, तो वो कम होके मेटफॉर्मिन हाफ पर आ गया, जो कि उसका पहले HbA1c सर 7.5 के ऊपर था, तो वो 5.4 हो गया 2 महीने में। लेकिन पेशेंट को मैंने यही बोला था, जब भूख लगे तब खाना, दिवस ऑफ टोटली वर्ज, रात का जागरण वर्ज। और वो पेशेंट इतना अच्छा फॉलो किया ना सर कि पेशेंट का वेट 75 kg हो गया है, जो कि 89 था उसका। और अर्थराइटिस में जो स्वेलिंग था ना होल बॉडी में, वो भी कम हो गया। वो बोलती थी रात को मुझे यूरिनेशन बहुत बहुत, बहुमूत्रता जो हाँ आम का लक्षण मानते हैं, वो भी उसका कम हो गया। तो क्लेद संप्राप्ति इधर विघटन हो गई उसके कारण हुआ। तो मैंने उस पेशेंट को सर जब भूख लगे दोपहर को तो एक ही अनार खाना, भूख लगे तब, नहीं तो नहीं, ऐसे बोला था। तो भी उसका सर शुगर लेवल में आया, HbA1c लेवल में आया। इसीलिए मैं बोली कि तो क्या आपका सही पेशेंट है ना,
हमें ग्लूकोज तो चाहिए, ब्रेन को कंटिन्यू, आईज को कंटिन्यू ग्लूकोज चाहिए, वो ग्लूकोज हाँ फॉर्म में ही ब्रेन लेता है। तो आप तो अगर मेरा अग्नि को अच्छा concept- करके दे रही हैं तो सही है ना, हाँ कोई बात नहीं। मेरा कंसेप्ट ये है कि सर पेशेंट का अग्नि अच्छा हम करें और उसके बाद वो ले एक आध बार फल कभी कभार, तो वो हाँ, चल सकता है क्या? या अनार चल जैसा, सकता है, कषाय रसात्मक अनार जैसा, क्योंकि क्या है कि जामुन, मधुमेह कौन सा व्याधि है, वात व्याधि है, वात व्याधि। हाँ बात है। तो वायु को शमन करने के लिए मधुर रस है ना, देना है, लेकिन हाँ अग्नि अच्छा होने के बाद, पुणे में बहुत सारे वैद्य हैं वो बूंदी के लड्डू देते हैं, लेकिन अग्नि को अच्छा करके, मतलब लड्डू खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। तो अग्नि अगर अच्छा नहीं है और आप ऐसे ही लड्डू खिलाएंगे तो शुगर बढ़ेगा ही ना। हाँ सर। यहाँ बात का शमन होना भी जरूरी है ना, तभी तो वो ठीक होगा। और सर यूटीआई का और ये प्रमेय का थोड़ा सा अनुबंध, क्योंकि पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन बहुत रहता है, ऐसे पेशेंट में योनि रुक्षता भी रहती है, योनि कंडू भी रहता है, और पेशेंट बोलता है कि अनकंट्रोल यूरिनेशन, ये तो प्रमेय में रहता ही रहता है पेशेंट को। जब 10 साल का हिस्ट्री हो उसका डायबिटिक का, तो उसका अनुबंध हम दोषों का और संप्राप्ति कैसे लगाए सर ऐसे पेशेंट? यूटीआई तो ये रहेगा ना, हम लोग ये बोलते हैं मूत्रदाह हो रहा मूत्र, है, हाँ मूत्रदाह। तो पित्त का प्रकोप हो गया है, ऐसा बोलते हैं, पित्त का तो प्रकोप हो गया है, तो प्रमेय के साथ सर कैसे प्रमेय में अनुबंध है? आविल मूत्रता बहुमूत्रता तो है ही ना, उसका सिम्टम आविल मूत्रता बहुमूत्रता, तो वह पित्त की तरफ संप्राप्ति जा रही है, पित्त प्रमेय की तरफ जा रही है, वो देखना चाहिए ना। ओके ठीक है सर। सर और ये हार्ट प्रॉब्लम में सर आपने अर्जुन शीर पाक बोला ना, उसमें अर्जुन का कितना 5 ग्राम लेना है पाउडर, फिर काढ़ा बनाना? हाँ, वो भी ठीक, अग्नि को देख के डोजेस डिसाइड करना होता जी है। जी जी सर। जी ठीक सर है। एक जो हाँ आजकल वीट का और इसके लिए डायबिटीज वाले पेशेंट्स बहुत ज्यादा वो मिलेट्स का यूज करते हैं कि वीट जो है एकदम से शुगर बढ़ा देती है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो कहीं पर भी मैंने अग्नि का कॉन्सेप्ट है, अग्नि का कॉन्सेप्ट है वहां पर भी, जो आप बोल रही है ना कि गेहूं खाने से भी शुगर बढ़ता है, अग्नि का हाँ जी अगर पच तो नहीं सर रहा क्या है। मिलेट्स में वाकई है कि मिलेट्स खाने में इजी टू डाइजेस्ट है सर? वो भी तो रूक्ष सर आहार है ना बताइए, मिलेट। आदित्य सर आप बताइए। हाँ सर, एक्चुअली में उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा, मतलब जैसे दीपन नहीं, मतलब पाचन का यहाँ पे रोल आ जाता है, तो वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं मैम। तो जैसे कोई कोई मिलेट्स में ना अप टू 10% भी फाइबर रहता है, तो मैम उसमें पाया गया है मैम, मैंने पेशेंट्स में देखा भी है कि अगर आप मिलेट्स को, जैसे कई बार डायबिटीज वाले तो मिलेट्स पचा भी नहीं पाते, तो जैसे मिलेट्स को पानी में डाल दिया, उसको मिक्सी में चला के कॉटन क्लॉथ से उसका वो जो अर्क है निकाल लिया, तो इस टाइप की चीजें भी पी लेते हैं ना, तो उससे भी फर्क पड़ता है मैम। पड़ता है मैम वो जो वीट के ऊपर। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्योंकि कम रहता है वीट का, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वीट क्या है, दोनों डाइजेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वीट पचता नहीं, एकदम से शुगर बढ़ा देता है, वो पचता नहीं शुगर उतने टाइम में, तो सड़ने लगता है। और मिलेट्स का क्या है कि ना वो शुगर धीरे धीरे रिलीज करता है, उसमें फाइबर ज्यादा रहते हैं, तो देर से सड़ता है मैम रिलेटिवली, तो मैम फर्क पड़ता है। जी ठीक है थैंक यू सर। हाँ, अभी का सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है आदित्य सर से, अंजना मैम से, जी कैसा बहुत लग रहा है? अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे ही, और डायबिटीज जो है ना, थैंक यू सो मच सर, सभी का बहुत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करके डायबिटीज को बोला गया है, ये मतलब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है होने की वजह से डायबिटीज होता है, ये कॉन्सेप्ट है एलोपैथी का। और आयुर्वेद में बोला है क्ले रीजन संप्राप्ति। आदित्य सर आप बताइए, आपको क्या कहना है? हाँ सर, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब यही होता है कि हम जो खाना खाते हैं ना वो पचा नहीं पाते। अब जैसे जो लिपिड है, तो खाने में जो फैट है वो लिपिड के रूप में घूम रहा होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया, ट्राइग्लिसराइड। जो प्रोटीन है वो पेशाब से निकल जाता है, तो हम प्रोटीन को भी बेसिकली पचा नहीं पाते। शुगर है, वो शुगर का लेवल बढ़ा है। बेसिकली जो खाना खाते हैं ना उसके जो माइक्रो, मतलब उसको तोड़ो तो जैसे बोलते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों बड़े रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि आम है इस टाइप से पाचन नहीं हो रहा है, इस टाइप से ये चीजें मेन रहती है, ऐसा वही मेरी मतलब समझ। धात्वग्नि लेवल से वो पाचन नहीं हो रहा है, प्रोटीन का अमाइनो एसिड नहीं बन रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है ठीक से, फैट्स का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, यही होता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, विकृत पाचन धात्वग्नि लेवल, भूताग्नि लेवल पे, यही विकृति होती है। तो इसलिए आजकल क्या है ना कि नया, मतलब इनको नहीं मालूम, लेकिन ये अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, इतनी बिलियन डॉलर की रिसर्च हो रही है, तो कि एक तो शुगर, अब मतलब तीनों चीजें कम करना चाहिए, तो शुगर भी कम करना है, और आपको लिपिड भी कम करना है, और आपको प्रोटीन को भी पेशाब से निकलने से बचाना है, या उसको डाइजेस्ट करना है।
तो शुगर कम करने के लिए जैसे आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मालूम है, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, सल्फोनिल यूरियास। फिर क्या है कुछ चीजें जैसे आपने बोला ना कि जैसे वीट पचता नहीं है, मतलब मिलिट्स देर से, मिलिट्स थोड़ा रिलेटिवली आसानी से पच जाता है, ऐसी कुछ दवाइयां रहती है जैसे एक्यारबोस, जो है ना धीरे धीरे आंतों से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करती रहती है। फिर कुछ दवाइयां होती है जो लिपिड पे, जैसे स्टैटिन्स तो हम देते हैं जैसे एटोरवासिम्बा, उसका लिपिड पे उतना रोल नहीं होता, लेकिन कुछ दवाइयां जैसे SGLT1 इनहिबिटर्स बोलते हैं, तो उसमें देखा गया कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म किसी लेवल पे लिवर पे भी इंप्रूव करता है। तो उससे फिर देखा गया कि कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर डायबिटीज के मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम व्याधि है, तो उसमें अगर आप लिपिड, ऐसी कोई दवा जो लिपिड को मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करे, पैरोक्सिसोम्स रहते हैं अंदर उसके लेवल पे, तो वो हार्ट पे भी फर्क देती है। तो इस टाइप से एक्चुअली में वो उन लोगों को कंसेप्ट नहीं मालूम है, लेकिन उसी तरीके से उनकी दवाइयां भी उसी तरीके से सटीक बैठती है जब वो आयुर्वेद के कंसेप्ट के साथ फिट होती है। तो इसी तरीके से जैसे अगर आप जैसे आरोग्य वर्धनी देंगे अगर, तो वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, या पुनर्नवास हो, तो वो कंसेप्ट उनको लेकिन मालूम नहीं है बात में सर। जी सर मैंने एक सुना है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो जिन लोगों को डायबिटीज है, तो उनको टोटली शुगर बंद नहीं करना चाहिए, मतलब उनका टोटल मीठा बंद नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही है? वही हाँ, रीजन होगा शायद, वो हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते बराबर है, हैं। बराबर, हाँ सही है। तो मैम इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है ना कि वो पैनक्रियास खराब हो चुका है बेसिकली। तो जो नॉर्मली आमतौर पे डायबिटीज मिलती है, जो उम्र के साथ मिलती है, मोटापे के साथ, या बोल रहे हैं जब लिपिड विपिड सब बढ़ा रहता है, उसमें वजन ज्यादा मिलता है, वो होता है नॉर्मल, मतलब डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। लेकिन नॉर्मली वो सबसे ज्यादा वो मिलती है, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट यंग एज में मिलती है, और उसमें बेसिकली पैनक्रियास खराब हो जाता है। तो पैनक्रियास का जब तक रीजनरेशन, इंसुलिन डिपेंडेंट वाले पतले दुबले रहेंगे, उनका वजन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनका पैनक्रियाज ही, मतलब उनका शरीर ही नहीं बन पा रहा है इस तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं पैनक्रियाज में भी कुछ अग्नि का रोल रहता है, जो पैनक्रियाज डाइजेशन में मदद करती उनको है। हम अग्नि अग्नाशय बोलते हैं ना, पैंक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जी सर। जूसेस जो है अग्नाशय इसलिए बोले हैं आयुर्वेद में। तो सर उसमें क्या यूज करते थे? स्वर्ण वांग, मुझे मालूम नहीं सर। इंसुलिन डिपेंडेंट को इंसुलिन टफ। डिपेंडेंट में हम वसंत कुसुमाकर रस यूज करते हैं ना, वसंत कुसुमाकर रस बहुत अच्छा काम करता है, और आरोग्यवर्धिनी वटी, और यही अग्नि को ही अच्छा करते हैं हम लोग, अग्नि को अच्छा करते हैं। क्लेद को निकालना है, क्लेद को निकालने के लिए पुनर्नवा गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, ये सब देते हैं। तो बालेंदु सर का मैंने देखा था, जहाँ पैनक्रियास पूरा खराब हो जाता है, जिंदगी भर पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट जैसा तो हो ही जाता है, वो ताम्र की पारद और गंधक के साथ आहुति देके जो दवाइयां बनाते थे। तो वो अगर इस टाइप का कोई कमर्शियली उनकी अवेलेबल दवाइयां बहुत महंगी रहती है, 3-4 लाख की रहती है, वो हम नॉर्मल इंसान नहीं अफोर्ड कर लेंगे, वो सर बहुत महंगे डॉक्टर हैं। लेकिन उसमें ताम्र गंधक पारद रहता है, इतना मुझे मालूम है सर। षड गुण बलिजारी ताम्र रहता है। सर की दवाएं बहुत कॉस्टली रहती है, सर अच्छे हैं लेकिन वो गरीबों के लिए नहीं, बहुत अमीरों के लिए है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? इस पे तो और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन टाइम का भी हमें देखना पड़ता है ना। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, नहीं बोलना है तो शशि मैम हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 8:15 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।